आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पिछले क्लास में जिसमें हमने आई कांटेक्ट के फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया था, और आई कांटेक्ट के फंडामेंटल्स जो हमने डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, उस वीडियो को एक बार इस लेक्चर को पूरा होने के बाद आप लोग जरूर जा करके देख लें, ठीक है ना। आज हम आई कांटेक्ट पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस को डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आई कांटेक्ट की एक्सरसाइज को हम मोटे मोटे रूप में दो तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका है हम अपनी एबीए थेरेपी के थ्रू, बिहेवियर थेरेपी के थ्रू कैसे आई कांटेक्ट सीखेंगे। दूसरा है हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी के थ्रू आई कांटेक्ट को कैसे सीखेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बेस्ड है एबीए थेरेपी पर, हम कैसे आई कांटेक्ट को सीखें, बच्चे के आई कांटेक्ट को कैसे बढ़ाएं। तो एबीए थेरेपी के दो मेन प्रिंसिपल हैं जो आई कांटेक्ट बढ़ाने में यूज किए जाते हैं। उनमें पहला है प्रॉम्प्ट, जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? बच्चे का सहयोग करना किसी काम को करने में। प्रॉम्प्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम एक हायरार्की में यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जो है, जब बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा होता है तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। ऐसे समझिए, बच्चे की सबसे ज्यादा सहायता कर रहे हैं, फिर थोड़ी कम सहायता करेंगे, फिर उससे कम सहायता करेंगे, फिर बहुत कम सहायता करेंगे, फिर सहायता को हटा लेंगे, यानी प्रॉम्प्ट को हटा लेंगे, बच्चा खुद सीख जाएगा उस चीज को। तो ये कहलाती है प्रॉम्प्ट हेरारकी। प्रॉम्प्ट हेरारकी को पेरेंट्स के साथ साथ थेरेपिस्ट और पेरेंट्स दोनों को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉम्प्ट हमारा होता है फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें किसी बच्चे को बाबा लिखना सिखाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमने बच्चे ने पेंसिल पकड़ रखी है लेकिन वो लिखना नहीं जानता बाबा कैसे लिखना है। हमने उसका हाथ पकड़ा और बा बा खुद पूरा हमने उसके हाथ को पकड़ के बनवाया। ये कहलाता है फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, जिसमें हमने फुल सपोर्ट की फिजिकली बच्चे की। फिर नेक्स्ट टर्न पर हम क्या करेंगे, बच्चे को बा लिखा करके छोड़ देंगे, रेस्ट बा बच्चा खुद लिखेगा। यानी हमने पार्शियल फिजिकल बच्चे की सपोर्ट की। तो अब शुरुआत में जब बच्चा कुछ नहीं जानना होता है तो हम फुल फिजिकल सपोर्ट करते हैं। फिर बच्चा जब थोड़ा थोड़ा लिखना सीखता है तो हम पार्शियल सपोर्ट पर आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉडल करके। जैसे फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, खुद बाबा लिख करके बोर्ड पर दिखाएं बाबा। और ये मॉडलिंग है। तीसरा सपोर्ट जो होता है, जो उससे हल्का है, वो है मॉडल। मॉडल मतलब उस काम को खुद करके दिखाना एक बार। उसके भी नीचे हायरार्की में आता है गेस्चुरल। गेस्चर में हम बस ऐसे बना के, हवा में ऐसे बना के दिखा रहे हैं, या मिट्टी ले ली या आटा ले लिया, उसमें बाबा लिख करके दिखा रहे हैं, तो हमने गेस्चर बनाई एक तरह से, इस तरीके से, ठीक है ना। उससे बच्चा सिग्नल पकड़ेगा कि ये क्या लिखवाना मांग रहे हैं या ये कैसे लिखवाना मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो बाबा को हमने गेस्चर बना के लिया, तो गेस्चर अन्य चीजों में भी यूज होता है ना। फिर आता है वर्बल सपोर्ट। वर्बल प्रॉम्प्ट क्या होता है, इसमें हमें जैसे बाबा बच्चे से कहलवाना था तो बा बोला, रेस्ट बा छोड़ दिया, बा। तो बच्चा बाबा मान लीजिए बोलना नहीं जानता तो हमने बा, या हमें लिखवाना था बाबा तो हम पहला वर्ड बोले कि आपको क्या लिखना था, बा। तो बच्चा पकड़ेगा कि अच्छा बाबा लिखना है मुझे। तो वर्बल में हम पार्शियल वर्बल भी हेल्प कर सकते हैं और फुल वर्बल सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी बाबा पूरा भी बोल सकते हैं। तो ये वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया, फुल वर्बल प्रॉम्प्ट। और हम बा ये बोल कर छोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, पार्शियल वर्बल प्रॉम्प्ट हो गया। समझ गए। तो हर प्रॉम्प्ट दो तरीके का है, फुल और पार्शियल। फिर आता है हमारा विजुअल सपोर्ट। विजुअल में हम बच्चे को कुछ बना करके दिखा देंगे, ठीक है ना। जैसे हम कागज पर बच्चे को बना करके, या हम कोई टॉय है, कार है, तो हमने कार ही दिखा दी और लिखो क्या है ये। तो जब हम ऐसे दिखा देंगे कि लिखो क्या है ये, तो हमने विजुअल सपोर्ट किया बच्चे को, विजुअल प्रॉम्प्ट किया बच्चे को, ठीक है ना। और इसके बाद जो लास्ट सबसे हल्का बचता है वो होता है नेचुरल क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से इस हायरार्की में हम प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। यानी प्रॉम्प्ट जब हमें बच्चे से हटाने का नंबर आएगा
तो हम इस क्रम में प्रॉम्प्ट को हटाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्रम हमें पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉम्प्ट कौन सा होता है? फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, जिसमें हम फुल हेल्प कर रहे हैं। दूसरा होता है पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट, जिसमें हम थोड़ी सी हेल्प की फिर छोड़ दिया। फिर तीसरे नंबर पर आता है मॉडल, हमने करके दिखा दिया बच्चे को। फिर उससे भी हल्के में आता है गेस्चर, हमने हवा में ऐसे लिख करके दिखाया। गेस्चर माने भाव भंगिमा उस तरह की बनाई जो हम बच्चे से पकड़वाना चाहते हैं या कहलवाना चाहते हैं, गेस्चर वाला प्रॉम्प्ट। फिर हमारा वर्बल, इसमें हमें बाबा बोलना है, ये बोला, फिर बच्चा खुद पकड़े कि आगे क्या बोलना था उसको। ठीक है, फिर आता है विजुअल, हमने कोई फोटो दिखा दी, अब बच्चा पकड़े। और फिर आता है नेचुरल क्यू, फिर बच्चा सीख जाता है इसके बाद। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट को भी हमें धीरे धीरे हटाना होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ग्रेजुअली कम करना होता है। ठीक है, तो कभी भी प्रॉम्प्ट और पॉजिटिव रीइंफोर्स हमें डिले नहीं देने होते, ये हमें रीइंफोर्समेंट भी जो है वो इमीडिएटली यूज करना होता है। शुरुआती दौर में हर बार हमको यूज करना पड़ सकता है। कोई टेंजिबल, कोई टॉय, कोई ईटिंग आइटम, कोई चॉकलेट, ठीक है ना, कोई ब्रेक, कोई सॉन्ग, कोई हाई फाइव, गुड बाय, ये सारे चीजें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चों को टीच करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी बच्चे को निर्भर नहीं होने देना है प्रॉम्प्ट पर और रीइंफोर्समेंट पर, लेकिन हमें किस तरीके से ये यूज करने चाहिए ये निश्चित रूप से पता होना चाहिए। और इनके डिटेल्स को हम पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आप निश्चित रूप से उस क्लास को जरूर देखिए। अब हम आते हैं एबीए थेरेपी पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस पर। तो पहली एक्सरसाइज है रैक, REC, रीइंफोर्स्ड आई कांटेक्ट। इसमें रीइंफोर्स आई कांटेक्ट एक्सरसाइज को कराते समय कमरे का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए, यानी कोई डिस्ट्रैक्शन कमरे में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है बच्चे के लिए, डिस्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन को आप बहुत साइंटिफिकली समझने की कोशिश करिए। डिस्ट्रैक्शन में हमारी जितनी इंद्रियां हैं उतने ही हमारे डिस्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आईज को, विजुअल डिस्ट्रैक्शन। तो कमरे में एकदम व्हाइट वाश होना चाहिए, सफेद कलर से कमरे की दीवारें पुती हुई हो, कमरा खाली हो, कंजस्टेड ना हो, कमरे में चमकीले भड़कीले पोस्टर ना लगे हों, बहुत सारे जैसे लगे रहते हैं कि चूहा बिल्ली कुत्ता हाथी, इस टाइप से रंगीन पोस्टर ढेर सारे लगे रहते हैं, वो सब लगे हुए ना हो, अदरवाइज वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम आते हैं ऑडिटरी, यानी अपने कान पर। तो कमरे में कोई म्यूजिक साउंड ना चल रही हो, मोबाइल साइलेंट में हो। अब हम आते हैं नोज पर, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही हो, ठीक है ना, कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हमने नहीं छोड़ रखी हो कमरे में या लगा रखी हो। ठीक, अब हम आते हैं टंग पर, यानी टेस्ट पर, यानी वहां कोई खाने का ऐसा आइटम ना रखा हो कि बच्चे का मन ललचा जाए, वो खाने पर टूट पड़े, आपकी एक्सरसाइज रखी रह जाएगी। ठीक है, फिर हम आते हैं टच पर, कोई सॉफ्ट टॉय वहां पे ना रखा हो, पसंदीदा टॉय ना हो जिसको जैसे बच्चा लेना चाहे, दबाना चाहे, हाथ में लेना चाहे, टच करना चाहे, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं रखा रखा होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गए। इसके बाद हम आते हैं टेस्ट पर। तो टेस्ट पर हम देखिए कि खाने की कोई चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं प्रोप्रियोसेप्शन पर। तो कोई टेम्पोलिन वगैरह वहां पे रखा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना बच्चा जाएगा जंप करने लगेगा, प्रोप्रियोसेप्शन को शांत करने की कोशिश करने लगेगा। फिर वेस्टिबुलर पर, वहां पर कोई वेस्टिबुलर स्विंग यानी कोई झूला वगैरह नहीं होना चाहिए, टू एंड फ्रो एक्टिविटी करने का बच्चे का मन होने लगेगा और वो झूले पर जाकर बैठ सकता है। तो वेस्टिबुलर के लिए हमें ध्यान रखना है कोई झूला वहां ना हो, कोई टेम्पोलिन ना हो। टेस्ट के लिए, टच के लिए, आइज के लिए हमने सारी चीज देखी। ठीक है ना, तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जितने हमारे सेंस हैं, ये हमने 8 पॉइंटों को डिस्कस किया, तो 8 तरह के डिस्ट्रैक्शंस कमरे में मौजूद हो सकते हैं, ये सीखना है हमें। ठीक है, और बड़ी मजेदार चीज ये है कि जब हम एबीए थेरेपी यूज करते हैं तो हमें इन डिस्ट्रैक्शंस का ध्यान रखना है कि इनको हटा देना है। ये बच्चे को प्रभावित ना करें, ये बच्चे के सामने ना हो। वहीं पर जब हम आई कांटेक्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू सिखाएंगे, तब रिवर्स प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। वहां पर पहले इन चीजों को यूज किया जाता है, पहले वहां वेस्टिबुलर स्विंग को यूज करेंगे, पहले वहां टेम्पोलिन को यूज करेंगे,
पहले वहां कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस को यूज करेंगे और फिर हम आई कांटेक्ट की एक्सरसाइजेस पर शिफ्ट होंगे। तो बेसिकली दोनों थेरेपियां एक दूसरे की उल्टी प्रतीत होती हैं, फंडामेंटल्स में उल्टी प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों ही थेरेपियां अपनी अपनी जगह कामयाब हैं, अपनी अपनी जगह अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो कभी भी इनके फंडामेंटल्स में विपरीतता देखने की वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो दोनों थेरेपीज डिफरेंट प्रिंसिपल पर आई कांटेक्ट को इंक्रीज करती हैं और दोनों के ही रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो हम यहाँ एबीए थेरेपी का डिस्कशन कर रहे थे। आरईसी में हमने ये सारी चीजें तैयार की। अब हम बच्चे के नाम को सॉफ्टली बुलाएंगे। वाशु, वाशु, वाशु। हम 5 से 6 बार नाम को रिपीट करेंगे। अगर बच्चा 1 सेकंड के लिए भी हमारी तरफ देखता है तो हम तुरंत बच्चे को कोई टॉय या कोई स्नैक या कोई टॉफी, जो भी रीइंफोर्सर हमारे पास होगा, बच्चे को तुरंत दे देंगे। तो शुरुआत में जब बच्चा 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करता है तब हम देते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ 2 सेकंड बाद, फिर प्रैक्टिस के बाद 5 सेकंड बाद, फिर 10 सेकंड बाद हम रीइंफोर्सर देते हैं। इस तरह से हम रीइंफोर्सर को कम करते जाते हैं और आई कांटेक्ट के पीरियड को बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ गोल क्या है हमारा, इस थेरेपी को, आरईसी को कराने का हमारा गोल है आई कांटेक्ट को बच्चे के कम्युनिकेशन का इसेंशियल और एक्सपेक्टेड पार्ट बनाना। ठीक। अब हम दूसरी थेरेपी पे आते हैं, उसको बोलते हैं लैम ड्रिल, लुक एट मी ड्रिल। लैम ड्रिल इस एक्सरसाइज को बोलते हैं। इसमें हम बार बार सॉफ्टली बोलेंगे, वाशु लुक एट मी, वाशु लुक एट मी। अब दो चीजें साथ में करनी है। वाशु लुक एट मी, चिन्ह को बच्चे की ऊपर करेंगे। मान लीजिए यही बच्चा है हमारे पास, ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसकी चिन्ह को हम ऊपर करेंगे, वाशु लुक एट मी, और एक हाथ से हम अपनी आईज पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चे की चिन्ह को ऊपर करना प्लस एक फिंगर से हमें यहाँ पर पॉइंट करना, अपनी आईज पे पॉइंट करना, वाशु लुक एट मी, वाशु लुक एट मी। तो एक हाथ हमारा बच्चे की चिन्ह को ऊपर करेगा, दूसरा हाथ पॉइंट करेगा हमारी ही आईज की तरफ। ठीक। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो आई कांटेक्ट हम एक्सरसाइज ये करा रहे हैं, इसमें बच्चा हमारे फेस के लेवल पर होना चाहिए। ये बच्चा नीचे नहीं होना चाहिए, ये हमसे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये हमारे फेस के लेवल पर होना चाहिए। और फिंगर की पॉइंटिंग और चिन्ह को अपलिफ्ट करना, ये शुरुआत में तो हम हर बार कराएंगे जब तक बच्चा नहीं करता है। ग्रेजुअली हम इन दोनों चीजों को कम करते हुए चले जाएंगे, यानी बाद में हमें जो है इन दोनों ही चीजों को, चिन्ह को ऊपर उठाना और फिंगर से अपनी आईज पर पॉइंट करने को कम करेंगे। ठीक। अब हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ शिफ्ट होते हैं और उसको हम बोलते हैं बबल आई कांटेक्ट गेम। बबल आई कांटेक्ट में क्या करना है, वैसे जो अन्य बहुत सस्ते घरेलू बबल सिस्टम भी आते हैं और एक इस तरीके के भी आते हैं, ये बंदूक है, बबल गन है ये। तो बबल गन को हमें अपनी आंख के पास रखना है ऐसे, बच्चा हमारी आई के लेवल पर थोड़ी दूर बैठा हुआ है। जैसे ही बच्चा हमारी आंख की तरफ देखता है, इस बबल गन को देखेगा, फिर वो तुरंत हमारी आंख में नजर जाएगी। वो पॉइंट जिस पे बच्चा बबल की तरफ, मतलब हमारी आंख की तरफ देखे, हमें तुरंत बबल को छोड़ देना है। ठीक है ना। और हम ये बोल भी सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, मेरी आंख में देखो तब मैं बबल बनाऊंगा। ठीक है ना। तो हम ऐसे बबल बनाएंगे। अब देखिए ये बबल बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बबल बन रहे हैं खूब सारे। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि बबल कहीं बच्चे की आंख में ना चले जाए। दूसरी चीज, वो एक जो मुंह से फूंकने वाला होता है, उससे कई बार लोग जो है साबुन को ही बच्चे की आंख में फूंक देते हैं, वो ना कर दें। तीसरा क्या चीज तीसरा इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि जो एडीएचडी के बच्चे होते हैं, तो जो आप फूंकने वाली बबल यूज करते हैं जिसमें एक कांच की पाइप होती है और उसमें फूंकते हैं, तो वो बच्चा आपकी आंख में ना मार दे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। वो तुरंत झटका मार सकता है, लपक सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का फोकस होना चाहिए, इमीडिएटली हमें बच्चे को बबल चला देना है उसकी तरफ, ताकि वो खुश हो और वो कोइंसाइड करे इस चीज को कि जैसे ही मैं इनकी आंख में देखूंगा बबल उसकी तरफ जाएगा। तो ये हो गया बीईसी गेम। ठीक। अब फोर्थ गेम की तरफ हम चलते हैं, उसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट टेक्निक। कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे हम जान जाते हैं एबीए थेरेपी में कि हमारे बच्चे को
ये कार बहुत ज्यादा पसंद है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो इस समय इस कार को खोज रहा है कमरे में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उस आइटम को छुपा करके अपनी आंख के पास रख लेंगे, ठीक है ना, अपनी आंख के पास रख लेंगे। जिस आइटम को बच्चा वर्तमान में खोजने की कोशिश कर रहा है या जिसको अभी बच्चे को उस आइटम की जरूरत है, वो उसी को पाने या उसी की तरफ बढ़ रहा है। मुझे पता चला कि ये बच्चा इस कार की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैंने चुपचाप उठाया, आई की तरफ अपने रखा। इसके बाद में जो है बच्चे को, जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, ठीक है ना, वैसे ही मुझे बच्चे को ये आइटम दे देना है, ठीक है ना। जैसे ही आई कांटेक्ट, तो उसको मैं बच्चे की तरफ बढ़ा दूंगा। मान लीजिए मैं और बच्चा फ्लोर पर, अभी तो मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, हम लोग फ्लोर पर बैठे हो, तो तुरंत उस आइटम को बच्चे की तरफ बढ़ा देंगे हम, ठीक है। अब होल्ड एंड वेट टेक्निक का मतलब समझिए, ये दूसरी एक्सरसाइज से कैसे डिफरेंट है। खिलौने को उठाकर हम ये भी कह सकते हैं, बच्चे वासु कार को देखो, वासु कार को देखो, वासु कार को देखो, लेकिन ये गेम नहीं है, ये होल्ड एंड वेट टेक्निक नहीं है, ये डिफरेंट चीज हो गई फिर। होल्ड एंड वेट एक्सरसाइज में हमें बच्चे की इंटरनल इंफॉर्मेशन पहले ही पता होनी चाहिए कि हमारा बच्चा इस समय इस चीज के साथ खेलना पसंद करता है, या हमारा बच्चा इस समय इस गेम को पकड़ने, इस गुब्बारे को पकड़ने जा रहा है। बस वैसा ही गुब्बारा लेके हमें रखना है और हमें बच्चे को अट्रैक्ट अपनी तरफ करना है, लेकिन ये नहीं बोलना है इसको देखो। जैसे ही बच्चा देखेगा वैसे ही इसको बढ़ा देना है। तो होल्ड किया और वेट किया आई कांटेक्ट देने का, क्योंकि बच्चा तो खोज ही रहा है उस आइटम को कमरे में, तो वो खोजते हुए आपकी तरफ जरूर देखेगा। और जैसे ही वो पहली सेकंड ये देखता है, आप छोड़ देंगे बच्चे की तरफ। तो होल्ड एंड वेट टेक्निक, यहाँ हम बोल नहीं रहे कि वासु मेरी तरफ देखो, वासु कार की तरफ, तो डिफरेंस को समझिएगा थोड़ा। अब हम आते हैं मिरर प्ले में। मिरर प्ले में हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है मान लीजिए हमारे थेरेपी रूम या बेडरूम में, बच्चे को हम अपने साथ बैठा लेंगे और तरह तरह के फेस बनाएंगे ना, जीभ निकालेंगे, आंखें ऊपर करेंगे, आंखें तिरछी करेंगे, और बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो भी हमारे जो उल जुलूल टाइप के फेस बनाने की एक्टिविटी है उसको करे। तो जब वो उसमें देखेगा बच्चा, ठीक है ना, एक बार मिरर के अंदर देखेगा, तो धीरे धीरे वो अपनी ही आंख को पहले देखेगा और फिर वो सेकेंडरीली हमारी आंख की तरफ देखेगा। वो देखेगा कि ये कैसा फेस बना रहे हैं, पहले वो शीशे में देखेगा कि हम कैसे उल जुलूल तरीके के फेस बना रहे हैं, आंख को फाड़ रहे हैं, आंख को इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। फिर वो अट्रैक्ट होगा कि ये बन कैसे रहा है, तब वो हमसे आई कांटेक्ट करेगा और हम इस चीज को बढ़ा देंगे उस समय। तो ये मिरर प्ले हम कर सकते हैं। अब आता है पी केबू, जिसको आप सब लोग करते हैं। पी केबू में क्या करते हैं, हम आंख को ढक लेते हैं, अईता, गांव में जिस गेम को बोलते हैं ना अईता, एकदम से करते हैं। बस यहाँ पिन पॉइंट को समझिए, यहाँ पे हमें एकदम से नहीं हटाना है अईता में, यहाँ हमें आंख को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना है, थोड़ी सी आंख से हमें देखना है, बच्चे को मिलाने की कोशिश करना है। एकदम से सडनली हमें अपना जो तकिया या किताब या हाथ नहीं हटाना है, हमको पहले कोशिश करना थोड़ी थोड़ा सा हटाना, आई को धीरे धीरे एक्सपोज करना, ताकि आंख को वो थोड़ा सा देखे, उसको अजीब सी लगेगी केवल हल्की सी आंख दिखती हुई, ठीक है ना। और जैसे ही वो देखे हल्की सी आंख को, तुरंत हटा के अईता कर देना है। ज्यादातर हम लोग इस गेम में क्या करते हैं कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, हम बस अईता अईता बोलते रहते हैं और उसको बार बार हाथ को लगा के हटाते रहते हैं। तो उस ढंग से पीकेबू नहीं करना है हमको, ठीक है। इंड्यूस करना है आई कांटेक्ट करने को बच्चे के। अब हम चलते हैं रेडी स्टडी एंड गो गेम में। अब ये रेडी स्टडी और गो गेम क्या है, इसके लिए हमको लेनी पड़ेगी एक भागने वाली बैटरी वाली कार, ठीक है। एक हमने कार ली, ये भागती भी है, बैटरी से ये चलती भी है, ठीक। हम फर्श पर बैठ जाएंगे, अभी मैं समझाने के लिए कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ। तो हम फर्श पर बैठ जाएंगे, बच्चे को अपने लेवल में रखेंगे। ये याद रखना है कि आई कांटेक्ट की सारी एक्सरसाइजेस हमारी और बच्चे के लेवल सेम होनी चाहिए बैठने। हम कुर्सी पर तो बच्चा कुर्सी पर, हम बेड पर तो बच्चा बेड पर, हम फर्श पर तो बच्चा भी फर्श पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फर्श पर बैठे हैं बच्चा बेड पर बैठा तब करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए शुरुआती दौर में, ठीक। तो रेडी स्टेडी और गो गेम में बैटरी से भागने वाली कार हमने ली। हम बोलेंगे रेडी, रेडी बोलने को, रेडी पर हमें बहुत जोर डाल कर बोलना, रेडी। तो रेडी बोलने में हम के बाद हम रुकेंगे और आई कांटेक्ट का वेट करेंगे।
जैसे हमने जोर से बोला ना रेडी, तो बच्चे को हमने कार को पकड़ रखा है, रख रखा है अपने लेवल पर, ठीक है ना, जमीन पर। रेडी बोला, कार को पकड़े हुए हैं। इसके बाद में हमें जो है बोलना है स्टडी। स्टडी बोलने के बाद फिर हम बच्चे की आंखों में झांकेंगे। रेडी बोलने के बाद देखा कि बच्चा ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर हम स्टडी पाएंगे। स्टडी बोलने के बाद हम बच्चे के साथ थोड़े अप्रोक्सीमेट होंगे और अपनी आई को बच्चे की आई के अंदर पियर्स करेंगे, मतलब देखेंगे बहुत गहराई से बच्चे को, ध्यान से। स्टडी। स्टडी बोलने के बाद जैसे ही बच्चा फर्स्ट सेकंड के लिए या पहला सेकंड हमको आई कांटेक्ट देगा, हम इस कार को स्टार्ट करके तुरंत बच्चे की तरफ पुश कर देंगे। ठीक है ना, इस कार को हम क्या करेंगे, तुरंत बच्चे की तरफ पुश कर देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, इस गेम में हम गलती कहाँ करते हैं, ये समझने वाली चीज है। गलती हम क्या करते हैं इस गेम में, हम बोलते हैं रेडी, बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया। स्टडी, बच्चे ने फिर ध्यान नहीं दिया। हम उठाकर गो बोलते हैं और कार को फेंक देते हैं। इससे क्या दिक्कत क्रिएट होगी, इससे दिक्कत ये क्रिएट होगी, बच्चा गो को कार छोड़ने की एक्शन से कोरिलेट कर लेगा। और जबकि हमारा टारगेट क्या था इस एक्सरसाइज को, बच्चे की आई कांटेक्ट को कार छोड़ने से कोरिलेट कराना। पकड़ी आपने चीज को, बहुत महीन सी चीज है। हमारा टारगेट क्या है एक्सरसाइज का, आई कांटेक्ट हो तब कार छूटे। बच्चे के दिमाग में जो न्यूरॉन डेवलप हो वो ये हो कि जब जैसे ही हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं वो कार छोड़ देते हैं, कार हमें मिल जाती है या कार हमारी तरफ बोलती हुई चिल्लाती हुई आ जाती है। लेकिन हम जनरली इस एक्सरसाइज में पेरेंट्स को मैंने देखा, रेडी स्टडी गो, बस धकेल दिया कार को, तो बच्चा गो को कार मिलने से कोरिलेट करता है और बच्चा आपका वेट करता है गो बोलने के लिए, और इस वजह से आई कांटेक्ट और डिले हो जाता है। जो आई कांटेक्ट जल्दी आना था वो और लेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा तो वेट कर रहा है कि आप गो बोलोगे और कार मुझे मिल जाएगी। अब गो आप तुरंत बोल देते हो, कार फेंक देते हो। और फिर इसके बाद जब नॉर्मल सही तरीके से एक्सरसाइज कराई जाती है तो बच्चा वेट करता रहता है कि कब गो बोलेंगे, कब कार मिलेगी। समझ गए? तो हमको गोस को कार देने से कोरिलेट नहीं करना, आई कांटेक्ट पहला मिलते ही कार छोड़ देनी है और तब गो बोलना है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में हमने बच्चे को क्या सिखाया, इसमें हमने बच्चे को एंटीसिपेट करना प्लस आई रेफरेंसिंग सिखाई है। ये आई रेफरेंसिंग है, वरना तो गो रेफरेंसिंग हो जाएगी। ठीक है ना, अगर हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज फायदे की जगह नुकसान कर देगी बच्चे को। तो हमें गो रेफरेंसिंग नहीं, आई रेफरेंसिंग बच्चे को सिखानी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं टीए गेम। टीए गेम क्या है, टॉय कम्स अलाइव गेम। टॉय कम्स अलाइव। ठीक है, अब इस गेम को करने के लिए मैं एक डांसिंग डॉल लूंगा, लाइटनिंग वाली, या ये वाला खिलौना लूंगा स्पिनर। ठीक है ना। अब मैंने इसको आंख के पास रख लेना है, मैंने इसको आंख के पास रखा। ठीक है। और बच्चे को बोला मेरी तरफ देखो तो जादू दिखेगा। बच्चा नहीं देख रहा है, फिर मैं बोलूंगा मेरी तरफ देखो तो जादू दिखेगा। फिर बच्चे ने नहीं देखा। फिर मैं दोबारा देखूंगा कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है, रूल आउट करूंगा डिस्ट्रैक्शन को, अदर चीजें देखूंगा बच्चे ने सूसू पोटी तो नहीं कर ली। फिर बोलूंगा मेरी तरफ देखो जादू दिखेगा। बच्चे ने 1 सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, मैंने तुरंत वहीं पे इसको जला दिया या इससे आवाज निकालना शुरू कर दीजिए। जैसे ये ले रखा है तो तुरंत ये आवाज ऐसी निकालना शुरू कर देगा। समझ गए? तो यहाँ पे ये टीए गेम है। टीए गेम मतलब टॉय कम्स अलाइव ऑन आई कांटेक्ट। जैसे ही बच्चा को ये समझ में आता है, जैसे ही मैं आई कांटेक्ट इनसे करता हूँ, टॉय जिंदा हो जाता है। ये टॉय कम्स अलाइव एज आई कांटेक्ट। इसको कॉज एंड इफेक्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो पहले हम 1 सेकंड पर, फिर 2, फिर 3 सेकंड पर, ऐसे ग्रेजुअली टाइम को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम टीटी गेम पर। टीटी गेम क्या है, टिकल टाइम गेम। टिकलिंग आप जानते हैं, गुदगुदी करना। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं, बच्चे को हम अपने सामने बिठाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो बच्चा ऐसा नहीं देखता है। ठीक है ना। फिर बोलेंगे मेरी तरफ देखोगे तो बहुत मजा आएगा। बच्चा फर्स्ट टाइम जब भी आपको आई कांटेक्ट दे, तुरंत उसको गुदगुदी, जैसे हम लोग बच्चों को करते हैं, गुदगुदी करके हंसाएंगे, गर्दन पर, पीठ पर,
थाइस पर, जहां भी हम बच्चे को वो महसूस करें कि यहाँ से इसको गुदगुदी होती है, वहां गुदगुदी करेंगे। फिर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जनरली हम क्या करते हैं, मेरी तरफ देखो और गुदगुदी कर देते हैं और बच्चा हंसने लग जाता है, भूल वो सेंस ही नहीं पकड़ पाता, कोरिलेट ही नहीं कर पाता कि मुझे आई कांटेक्ट भी करना है। तो आई कांटेक्ट को रेफरेंसिंग में हमें रखना है ये, आई कांटेक्ट हमारे प्राइमरी सेंटर में होनी चाहिए। एक्सरसाइज को इस ढंग से डिजाइन करना है, एक्सरसाइज का टारगेट आई कांटेक्ट होना चाहिए, ना कि गुदगुदी करके बच्चे को हंसाना। तो ये टीटी गेम हमने अभी सीखा। ठीक है, क्लियर हुई चीज। इसमें यही हम बेसिकली गलतियां करते हैं कि जब बच्चा, हम हार जाते हैं 4 या 5 बार बोलने के बाद, तो हम उठा के सीधे गुदगुदी कर देते हैं और बच्चा हंसने लगता है। उस हंसने में वो मे बी कि 1 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट आपसे कर दे, लेकिन वो आई कांटेक्ट बच्चे के दिमाग में इस चीज को डेवलप नहीं कर रहा है कि मुझे आई कांटेक्ट करने पर गुदगुदी मिलती है। समझ गए आप क्लियरली इस चीज को? ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी 10th एक्सरसाइज पर, एबीए थेरेपी की फर्स्ट देन कार्ड एक्टिविटी। फर्स्ट देन कार्ड एक्टिविटी के लिए ये एक विजुअल सपोर्ट एक्टिविटी है। इसमें हम आई कांटेक्ट को कराने के लिए एक, हमें अपनी आईज को एक कागज पर बना लेना है। मैं अभी बनाता हूं। मैंने इस कागज पर आंख बना ली है। ठीक है, मैं एक कागज पर आंख बना रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आई बनाई, आई की फोटो एक कागज पर बनाई। आई की फोटो मैंने कागज पर बनाने के बाद यहाँ पे रखी। ठीक है, इसमें मुझे सिस्टम क्या डेवलप करना है, ट्रेनिंग क्या देनी है बच्चे की। बच्चा इस सिंबल को, सिंबल आई के सिंबल को पकड़ेगा और देखेगा कि अच्छा ये तो यही चीज है, ये आई है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? तो बच्चा प्रॉम्प्ट की तरह इस चीज को लेगा। बच्चा प्रॉम्प्ट की तरह इस चीज को लेगा। ठीक है ना? तो जैसे ही बच्चा इस कार्ड को देखेगा, तो हमने क्या दिया, विजुअल प्रॉम्प्ट। तो बच्चा हमारी आंख की तरफ देखेगा। जैसे ही बच्चा आंख की तरफ देखेगा, हम बच्चे को रीइंफोर्सर दे देंगे। हम बच्चे को क्या दे देंगे? रीइंफोर्सर, चाहे खाने की चीज, चाहे उसका कोई खिलौना। ठीक है, तो ये विजुअल सपोर्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जब हम बच्चे को कराएंगे, तो वो बच्चे जो इनिशियली बिल्कुल नॉन वर्बल हैं, तो उनमें हम बच्चे को फोटो दिखाते हैं। फोटो आंख की ही दिखाते हैं। आंख की फोटो दिखाने के बाद हम उसको कोरिलेट कराते हैं कि देखो ये चीज है, ये है, आंख है मेरी। ठीक है, तो हमने ये दिखाई, बच्चा हमारी आंख में देखा, हमने बच्चे को गिफ्ट दिया, हमने बच्चे को, सॉरी, रीइंफोर्सर दिया। ठीक है, तो ये जो कोरिलेशन डेवलप हो रहा है, ये फर्स्ट देन, फर्स्ट आप आई कांटेक्ट करिए, देन आपको ये मिलेगा। और प्रॉम्प्ट हमने क्या यूज किया? विजुअल प्रॉम्प्ट। अभी हमने पढ़ा था ना, विजुअल प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट देन कार्ड एक्टिविटी है। इसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग करनी होती है बच्चे की भी और खुद की भी, तब हम इस एक्टिविटी को इजिली करा सकते हैं। अब हमारी 11th एक्सरसाइज आ रही है, वो है स्नैक सरप्राइज गेम। स्नैक सरप्राइज गेम में हम क्या करेंगे, बच्चे के पसंदीदा स्नैक को एक प्लेट में या कटोरी में रख लेंगे। यहाँ मेरे पास चिप्स ही अवेलेबल थी, तो मैंने वही रख ली है। अभी हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि चिप्स तो खिलानी चाहिए, तो नहीं खिलानी चाहिए, तो चॉकलेट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो डिफरेंट चीज है। अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। मैंने चिप्स ले रखी है। ठीक है, बच्चे का स्नैक सरप्राइज गेम है ये। तो एक कटोरी में हम बस बच्चे के पसंद का पसंदीदा स्नैक रख लेंगे। ठीक है, और उसे अपनी आंख के पास इस लेवल पर रखेंगे और बच्चे को कहेंगे कि अगर तुमको ये चाहिए, मेरी आंखों में देखो, तो मैं तुम्हें चिप्स दूंगा। तो बच्चा अपने पसंदीदा स्नैक को लेने, अब अगर आप इसको यहाँ रख देंगे तो वो इस यहाँ देखेगा। ठीक है ना, उसका प्रभाव आंख पर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको ऊपर पकड़ना है कि यहाँ देखो, ये देखो, मेरी तरफ देखो, तो चिप्स मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा मेरे से आई कांटेक्ट करता है, जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करता है, वैसे ही मैं उसको पूरी ट्रे नहीं दे दूंगा। वरना फिर हम, मैं एक्सरसाइज ये मुझे 10-15 बार करानी है, मैं सिर्फ एक चिप्स या एक टॉफी निकाल के बच्चे को सिर्फ दूंगा, ताकि बच्चा तुरंत भूल ना जाए। अगर मैं ये पूरी ट्राई दे देता हूँ, तो बच्चा फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसके नहीं जाएगा कि एक्सरसाइज क्यों कराई जा रही है। तो एक चिप्स दे दी, उसने खा ली, फिर मैंने इसको नीचे रख रखा, फिर उठाया, फिर मैं सेम चीज को रिपीट करूंगा। जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करेगा, मैं एक पार्ट उस स्नैक का बच्चे को दूंगा,
ना कि मैं फुल स्नैक बच्चे को दूंगा। ठीक है, तो एक स्नैक सरप्राइज हो गई। अब हम चलते हैं क्लैप वेट लुक गेम में। क्लैप वेट एंड लुक गेम, बच्चे को सेम लेवल पे हमें सामने बिठाना है और फिर हमको 3 बार जोर से क्लैप करना है। क्लैप करने के बाद अचानक रुक जाना है और बच्चे की तरफ देख कर कहना है अब आपकी बारी है। तो बच्चा मे भी क्लैप करे पहली बार में, या कई बार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चा क्लैप करे। तो अगर बच्चा क्लैप करता है तो आप भी उसके साथ क्लैप करेंगे। अगर बच्चा क्लैप नहीं करता है कई बार प्रयास में, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट का यूज। कौन से प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हैं, फुल फिजिकल, हाथ पकड़िए 3 बार क्लैप कराइए। ठीक, फिर जब ये ट्रेनिंग आ जाए, पार्शियल फिजिकल, हाथ को ऐसे ले जाइए बच्चे के, छोड़ दीजिए, खुद से वो क्लैप करेगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद आप क्लैप की गेस्चर बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे इस हायरार्की में आप प्रॉम्प्ट को कम करते हुए चले जाएंगे। तो शुरुआत में कई बार जो बच्चे नहीं बिल्कुल समझते हैं या कई बार ट्रायल पर नहीं करते हैं, तो फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट, हाथ को हाथ में लेकर तब क्लैप कराना। फिर उसके कुछ दिनों बाद केवल बच्चे को हम जो है पार्शियल फिजिकल प्रॉम्प्ट कराएंगे, फिर गेस्चर से बताएंगे, इस तरीके से। फिर पोस्टर दिखा सकते हैं, फोटो बनी दिखा सकते हैं क्लैपिंग करते हुए की। ठीक, तो इसमें हमें जो है इस तरीके से प्रॉम्प्ट हायरार्की का यूज करना है। ये हमारा है क्लैप वेट लुक गेम। ठीक है ना। इसमें बच्चा, हम क्लैप जो करते हैं, करवाते हैं, वो कराते हैं जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करता है वैसे ही हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट सेशन में इस एक्सरसाइज के हमने क्लैप किया और बच्चे की तरफ का अब आपकी बारी है। तो जब जैसा हम ये बोलते हैं ना अब आपकी बारी है, तो बच्चा हमारी तरफ देखता है। जैसे ही वो हमें आई कांटेक्ट देता है, हम सेकंड सेशन शुरू कर देते हैं क्लैपिंग का, या बच्चे से सेकंड सेशन शुरू कराते हैं क्लैपिंग का। तो इम्पोर्टेंट चीज ये यहाँ देखनी है कि क्लैप वेट और लुक में हम पहले क्लैप किए, फिर हमने आई कांटेक्ट का वेट किया, और जैसे ही बच्चे ने देखा हमारा सेकंड सेशन क्लैपिंग का स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉम्प्ट का यूज करके हम क्लैप वेट एंड लुक एक्सरसाइज को कराते हैं। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एबीए थेरेपी के थ्रू विजुअल चॉइस बेस्ड आई रिक्वायरमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, 2 आइटम लेंगे जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। हम जानते हैं कि 2 आइटम हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है। हम इन दोनों आइटम को आई के लेवल पर रखेंगे। ठीक है ना, ये कार हो गया, ये टॉय हो गया, और बच्चे को बोलेंगे बताओ तुमको कौन सा चाहिए। तो बच्चा हमें आई कांटेक्ट करेगा, जैसे ही आई कांटेक्ट करेगा तैसे ही जो वो मांग रहा है उसको देंगे। इसमें बच्चा नीचे मुंह करके भी कह सकता है मुझे तो कार चाहिए, नहीं देना हमें। ठीक है ना, मुझे बॉल चाहिए, हमें नहीं देना है। हमें बच्चे को कोई भी आइटम तब देना है जैसे ही बच्चा हमें आई कांटेक्ट करे। अगर वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो इधर चीजों को फेंक रहा, उधर चीजों को फेंक रहा, आप एक्सरसाइज को मत करिए, उस समय वेट करिए उसके शांत होने का, बाकी चीजों को डील करिए, लेकिन एक्सरसाइज का मिसयूज मत करिए कभी भी। कोई भी एबीए थेरेपी और ओटी की एक्सरसाइजेस के प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है पहले वाले क्लास को भी लेने का, आप लोगों के लिए, थेरेपिस्ट के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। और क्योंकि सब लोग क्या कहते हैं कि देखिए अब इसका मैं 5 सेकंड का एक इंस्टाग्राम पे रील बना दूं, उसको डाल दूं, लोग उसको घर पे कराने लगेंगे बिना ये जाने कि इसका सही तरीका क्या है, बिना ये जाने कि इसको ऐसे रैंडमली करा देना नुकसानदायक भी हो सकता है। मैंने आपको सिखाया ना अभी आई रेफरेंसिंग। तो हम अगर आई रेफरेंसिंग ही नहीं बच्चा सीखेगा, गलत रेफरेंसिंग बच्चा सीख गया, तो हमारी सारी एक्सरसाइज धरी की धरी रह जाएगी, प्रॉब्लम बच्चे की और बढ़ जाएगी। तो हमें किसी भी एक्सरसाइज के प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। इस एक्सरसाइज के लिए जो विजुअल चॉइस बोर्ड वाली है, इसके लिए हम एक बोर्ड बना सकते हैं, 4 आइटम भी रख सकते हैं और उनको अपने आई लेवल पर रख कर तब बच्चे को आई कांटेक्ट करने के लिए हम फोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रीइंफोर्स बिहेवियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा बोर्ड बना के भी हम कर सकते हैं। बस प्रिंसिपल हमारा क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही बच्चा आई कांटेक्ट करता है वैसे, तब हमको उसके बाद ही हमें बच्चे को देना है रीइंफोर्सर। ये भी आपको याद रखना है कि रीइंफोर्सर विद इन 5 सेकेंड्स हमको दे देना है, लेने जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी भी रीइंफोर्सर को 30 सेकंड के बाद देते हैं तो वो यूजलेस हो जाता है, बच्चा उसमें कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाता,
एक्टिविटी और रीइंफोर्समेंट में। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी एक्सरसाइज एबीए थेरेपी पर बेस्ड सीखी, उनके प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश की, आई रेफरेंसिंग क्या होती है ये जानने की कोशिश की, कॉज इफेक्ट एक्सरसाइज क्या होती है ये जानने की कोशिश की, किन गलतियों को इन एक्सरसाइज को कराते समय यूजुअली पेरेंट्स करते हैं वो भी हमने इन एक्सरसाइज में जानने की कोशिश की। कहने को तो ये छोटी सी बच्चों का खेल है, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। जब एज ए थेरेपिस्ट आप इन चीजों को कराते हैं तो ये बच्चों का खेल नहीं बचता है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस और टेक्निक लगी होती है। तो पहले हम 1 सेकंड पर, फिर 2 सेकंड पर, फिर 3 सेकंड पर, फिर 5 सेकंड पर, ऐसे ग्रेजुअली आई कांटेक्ट को बढ़ाते हैं और तब रीइंफोर्सर को देते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम प्लान करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की किन किन एक्सरसाइज से हम बच्चे में आई कांटेक्ट को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्लास ज्वाइन की। उम्मीद है आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स दोबारा से क्लियर हुए होंगे, कैसे आपको एक्सरसाइज करानी है और किन गलतियों का इन एक्सरसाइजेज में ध्यान रखना है, ये भी आज आपने जानने की कोशिश की होगी। तो आगे से जब भी आप इन एक्सरसाइज को यूज करेंगे तो इनको हल्के में लेकर बच्चों का खेल समझ कर नहीं करेंगे, खेल की तरह करेंगे, लेकिन पूरी प्रतिबद्धता के साथ, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, तो पेरेंट्स जो क्वेरीज हैं आप लोग मुझे ग्रुप में डाल देंगे, क्लिनिक के नंबर पर आप पोस्ट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा हम आपको इसकी सूचना दे देंगे। ठीक है।